वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सिलेबस का एक टॉपिक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो यूनिट 3 में लास्ट टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपको मैंने जब नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, पावर ऑफ गवर्नेंस। तो जो पावर ऑफ गवर्नेंस होता है वो तीन, मतलब एक प्रकार से गवर्नेंस के हमारे जो थ्री ऑर्गन्स है स्टेट के, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम तो जुडिशरी को स्टेट में लेते नहीं, आर्टिकल 12 में स्टेट में इसको कंसिडर नहीं करते एज फार एज जुडिशियल फंक्शन इज कंसर्न। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो हमारा है वो स्टेट में आता है, और इनके बीच में जो यूनियन का और जो स्टेट का जो एक प्रकार से यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर ऑफ गवर्नेंस रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन यूनियन लेवल पर आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों का मतलब एक प्रकार से बात करते हैं दैट इज शेड्यूल 7। एग्जीक्यूटिव में जैसे इसमें आपको बताया दिया कि 245 से 255 और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन की जब बात करेंगे अब दैट विद शेड्यूल 7, दैट विद शेड्यूल 7, जिसमें कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 है, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 है। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट मैटर्स है इन पर ये लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन है यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें ये हमारा लेजिस्लेटिव डिवीजन के बारे में ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। एग्जीक्यूटिव की जब बात करेंगे तो इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 73 यूनियन के लिए और स्टेट के लिए 162, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 124 से लेकर के और 147 तक ये मतलब 145 में रूल्स मेकिंग खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट की जब बात करते हैं तो 214 से लेकर के 232 तक बात आती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में 233 से लेकर के और 237 तक ये हमारे प्रोविजन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, ये हमारा स्टेट का पूरा डिवीजन। इन तीनों ऑर्गन में आप देखेंगे कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया है कि अगर ये ऑर्गन इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये डिवीजन ऑफ पावर ऑफ गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये जुडिशरी कैसे रिजॉल्व करेगी। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े फीचर्स दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो है अपॉइंटमेंट को लेकर के, और अभी हमने इसी यूनिट में आपको मैंने जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब हमने सबसे पहले आपको बताया था तो उसमें साफ साफ बताया था कि इसमें किस तरीके से इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में कोलिजियम सिस्टम के बारे में आपको बताया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो 124 सब क्लास 2 में और हाई कोर्ट का 217 में आपको मैंने बताया था। और इसी के साथ साथ जो हाई कोर्ट के जजेस का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने का, ये 3 प्रोविजन इनके संबंध में जो अपॉइंटमेंट का ये जो इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कोलिजियम सिस्टम बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन होगा प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट में उसमें उस स्टेट का गवर्नर भी आ जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी आ जाता है उस कॉलेजियम में, कंसल्टेशन प्रोसेस में। और ट्रांसफर प्रोसेस में भी इसी प्रकार से कॉलेजियम के द्वारा, यानी कि जुडिशरी का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए इंडिपेंडेंस का पूरी व्यवस्था है, पूरा प्रावधान दिया गया है कि उनका अपॉइंटमेंट अगर इंडिपेंडेंट होगा, विदाउट एनी इंटरफेरेंस होगा, इंडिपेंडेंस तभी सुनिश्चित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो दूसरा है कि इन जजेस के दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख देता हूं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो टेन्योर का मतलब होता है कि कितने दिन तक वो जज रहेंगे। इसको भी संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई किसी भी प्रकार से इनको टेन्योर को कम नहीं किया जा सकता, उनके डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता, जिससे कि वो निर्भीक होकर के बिना किसी डर के वो न्याय कर सके, निष्पक्ष न्याय कर सके कि उन्हें कोई हटाया नहीं जा सकता। और आपको मैं बता दूं कि अगर इनको हटाना होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा ही हटाया जाएगा। और इम्पीचमेंट मोशन जैसा कि आर्टिकल 124 के सब क्लास 4 में प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ जजेस के आधार पर ही इम्पीचमेंट मोशन होगा, उनको हटाया नहीं जा सकता। जिससे कि उनको ये अगर आसानी से हटाने की बात होती तो इंडिपेंडेंस प्रभावित होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने का। इनका इंडिपेंडेंस तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि उनके टेन्योर को सुरक्षित करे। उनको हटाने के लिए कोई सरल प्रावधान नहीं है, इम्पीचमेंट मोशन बहुत कठिन प्रावधान होता है और उसके जरिए ही हटाया जा सकता है। तीसरी बात जो आपको मैं बता दूं, सैलरी को लेकर के है। थर्ड है सैलरी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 को छोड़ करके एक एक्सेप्शन है। जैसे अभी आपका ये कोरोना संकट में लॉकडाउन चल रहा है तो आशंका जताई जा रही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ सकता है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है तो भी सैलरी इनका रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि सभी के लिए वो एक दूसरी आपातकालीन स्थिति है, सामान्य दिनों के लिए नहीं। उनको सैलरी को कभी भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता। चौथी बात ये, माने इसके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को उनको बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। और पार्लियामेंट इस पर इनकी सैलरी के संबंध में वोट भी नहीं करवाया जा सकता कि नहीं साहब वोटिंग करवा दे कि इनका सैलरी कम कर, मतलब ये कर दिया जाए। ये इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए। चौथी बात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी चार्ज की जाएगी।
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट जो बात आती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो उसके करने के लिए वो स्वतंत्र है। वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपने हिसाब से करेंगे, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। स्टाफ का अपॉइंटमेंट भी खुद करेंगे, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, जिससे कि इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जा सके। नहीं तो अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में वो जाएगा, जैसे सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि गैजेट पैरेट, तो ऐसी संस्था इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। संस्था एक प्रकार से इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का जब जज रिटायर होगा तो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब अगर मान लो हाई कोर्ट में वो जाएगा कि साहब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो वो तो वैसे ही कहेगा भाई सुप्रीम कोर्ट का जज प्रैक्टिस कर रहा है, एक इन्फ्लुएंस होगा उसके ऊपर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होंगे तो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, हाई कोर्ट का जज अगर रिटायर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। और लास्ट है, दो बड़े प्रमुख आर्टिकल है 121, 211, इसके बारे में बता दूं। आर्टिकल 121 में पार्लियामेंट में जजेस के माने कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के कार्य करे। इसी प्रकार से माने ये सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया, 211 हाई कोर्ट के लिए दिया गया है। ये जजेस निर्भीक होकर के कार्य करे। तो संविधान में इतना जबरदस्त प्रोविजन बनाया गया है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको पहला जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट शुरू किया था तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर के हमने आपको बताया था कि 1993 के पहले का एक इरा था, 1950 से लेकर 1993, फिर 1993 से लेकर के 2000, और फिर 2000 से लेकर 2015 और टिल डेट। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली 1993 पहली बार एग्जिस्टेंस में आया, या 80 एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। यानी कि हम अगर दो हिस्से में बांटे हैं कि 1993 का पहले का इरा, उस समय भी हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, भले ही फॉर्मल मतलब कंसल्टेशन होता था। एक पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन ना होकर के, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम की एक सबसे अच्छी विशेषता यह है कि पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन को प्रमोट करता है, जिसमें कि प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन की प्राइमेसी होगी। वो जिसको कहेंगे इसी को प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये अपॉइंटमेंट से ही जब हमारा एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल, जब तीनों सेपरेशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव, इसीलिए जो है एनजेएसी का जो केस था 2015 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के जो चैलेंज किया गया था, तो कोर्ट ने इसी दो ग्राउंड पे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी प्रभावित होगी आपके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की व्यवस्था से। दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ पावर, ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये प्रभावित होगा। लिहाजा ये संभव ही नहीं है। और आप विश्वास नहीं करें, मतलब आपको ज्ञात होगा और मैंने आपको समझाया भी था। सोचिए कितना बड़ा अमेंडमेंट था 99th अमेंडमेंट, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, 2/3 2/3 बहुमत से, और 20 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था और राष्ट्रपति उसके बाद असेंट दिए थे। उस संविधान संशोधन को
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करने के कारण और सेपरेशन ऑफ पावर के वायलेशन करने के कारण अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चूंकि इंडिपेंडेंस प्रभावित हो रही थी, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितना निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आज इतना ही, कल हम पुनः नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।